से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल चित्रवाल में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे पशुपालन और उसके अंतर्गत जनरल चीजें अपन देख रहे थे। उसी के आगे का पोर्शन आज मैं लिखता हूँ, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर के अंतर्गत जैसे कृत्रिम गर्भाधान वगैरह जो भी है या आहार का निर्धारण अपने को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ आज का, वो इसके अंतर्गत यानी जनरल के अंतर्गत मैं ले रहा हूँ कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान, देखो कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है। तो एक तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मली घर पे जो यूज करने वाली अपन विधि लेते हैं वो होती है प्राकृतिक गर्भाधान। यानी अपने पास में क्या होता है, जो भी कोई पशु होता है मादा, उसको अपन क्या करते हैं, नर के साथ संभोग करवाते हैं। तो वो विधि तो कौन सी हो जाती है, अपने प्राकृतिक विधि हो जाती है, प्राकृतिक गर्भाधान कहलाती है। उस विधि के द्वारा अपन ज्यादा से ज्यादा यानी कितनी गायों को गर्भित करवा, एक साल के द्वारा कितनी गायों को गर्भित करवा सकते हैं, लगभग 60 से 100 गायों को गर्भित अपन एक साल में करवा सकते हैं। लेकिन जो कृत्रिम विधि आपकी आती है, इस कृत्रिम विधि के द्वारा अपन लगभग 1000 गायों को क्या कर सकते हैं, गर्भित करवा सकते हैं एक नर के द्वारा। यानी एक जो नर पशु है उसका अपने को क्या करना है, वीर्य लेना है और वीर्य लेके क्या करना है, उसको यानी आपके गर्भित करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कृत्रिम गर्भाधान की। तो देखो इसके अंतर्गत जो कृत्रिम गर्भाधान है, उस कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत सबसे पहले यानी आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में कृत्रिम गर्भाधान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना कि भारत में सर्वप्रथम डॉक्टर संपत कुमार, डॉक्टर का नाम क्या था, संपत कुमार। इस संपत कुमार ने कृत्रिम गर्भाधान का सबसे पहले प्रयोग किया था कौन से सन में, तो याद रखना सन 1939 में। कौन से सन में, सन 1939 में किया था, यानी डॉक्टर संपत कुमार ने। और कहां किया था, ये चीज भी आपको हो सकता है पूछ ली जाए, कहां किया था, तो पैलेस डेयरी मैसूर में किया था। कहां किया था, पैलेस डेयरी मैसूर। तो क्वेश्चन जो आपके पूछा यानी जो क्वेश्चन बना, वो क्वेश्चन बना क्या कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किस डॉक्टर ने किया और कहां पर किया या कौन से सन में किया। तो डॉक्टर संपत कुमार ने सन 1939 में पैलेस डेयरी मैसूर में किया। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं भारत में जो भी आपके कृत्रिम गर्भाधान है वो किसके निर्देशन में और कहां पर स्टार्ट हुआ, ये चीज आपके पूछी जाएगी कि भारत में ये चीज आ गया कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ये तो आपके पास में आ गया डॉक्टर संपत कुमार, ठीक है। लेकिन याद रखना सन 1942 में एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर पी भट्टाचार्य। डॉक्टर पी भट्टाचार्य, इस डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने क्या किया था, इसके निर्देशन में, भट्टाचार्य के निर्देशन में सर्वप्रथम यानी निर्देशन में जो अपने IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट वेटरनरी रिसर्च, जो पशु चिकित्सा अनुसंधान निर्देशालय संस्थान है, वहां ये क्या हुआ था, सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। कहां पर है ये, इज्जत नगर में। कहां पर है, इज्जत नगर में आपके IIVR स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, यानी डॉक्टर पी भट्टाचार्य के निर्देशन में प्रारंभ हुआ, ठीक है। फिर बात करते हैं, यानी मैंने आपको पहले वैसे बता दिया मैंने कि आपके जो भी कृत्रिम गर्भाधान है उसके द्वारा अपन एक जो भी आपके नर पशु होता है उसके वीर्य से अपन कितनी गायों को गर्भित करवा सकते हैं, 1000 गायों को गर्भित करवा सकते हैं। लेकिन उस प्राकृतिक विधि अपन यदि अपना रहे हैं, उस प्राकृतिक विधि के द्वारा अपन ओनली और ओनली 60 से 100 गायों को क्या कर सकते हैं, गर्भित करवा सकते हैं। तो यहाँ बता दीजिए आप, प्राकृतिक विधि से 60 से 100 गायों को तथा कृत्रिम विधि से 1000 गायों को गर्भित करवा सकते हैं।
अब ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ इस कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक विधि अपन अपना रहे, प्राकृतिक विधि में समझ में आ गई। प्राकृतिक विधि का मतलब यानी नर भी आवश्यक होगा और मादा भी आवश्यक होगी। उस कंडीशन में अपन एक नर जो पशु होता है उसके द्वारा 60 से 100 गायों को ही गर्भित करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि अपन कृत्रिम विधि यूज में ले रहे हैं तो कृत्रिम विधि में अपन क्या करते हैं, एक जो नर पशु है उसके वीर्य से जो सीमन होता है उसके सीमन से अपन क्या करते हैं, यानी 1000 गायों को गर्भित करवा सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन, यानी जो कृत्रिम जो भी विधि है इसमें अपन यदि पशु का वीर्य एकत्रित करें तो वीर्य एकत्रित करने के लिए अपने को किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, ये चीज आपके पास में क्वेश्चन जो बनता है नेक्स्ट, वो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि आपकी जो कृत्रिम विधि है इस कृत्रिम विधि में आपको वीर्य एकत्रित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको मैं कह रहा हूं कृत्रिम योनि, कृत्रिम योनि यानी इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, कृत्रिम योनि की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बता दीजिए वीर्य एकत्रण करने की सर्वोत्तम व व्यापक विधि, सर्वोत्तम व व्यापक विधि यानी आपको कृत्रिम जो विधि है, कृत्रिम विधि है उसमें आपको क्या करना है, पशु का वीर्य प्राप्त करना है। उस वीर्य को प्राप्त करने के लिए यानी किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कृत्रिम योनि की आवश्यकता पड़ेगी। और ये क्या है, एक प्रकार की सर्वोत्तम और व्यापक विधि है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपकी जो कृत्रिम योनि होती है उससे कृत्रिम योनि का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कृत्रिम योनि का टेम्परेचर बताना है 39 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है कृत्रिम योनि का तापमान, 39 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। फिर बात आती है कृत्रिम जो भी गर्भाधान है उसकी विधियां, कौन कौन सी विधियां अपन अपनाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान की विधियां, देखो जो कि आपका कृत्रिम अपन गर्भाधान अपना रहे हैं उसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, 2-3 विधियां अपन काम में लेते हैं। जैसे नंबर 1 योनि में हाथ विधि, नंबर 1 विधि कौन सी आती है, योनि में हाथ विधि। यानी यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अपन क्या करेंगे, यानी जो भी अपने डॉक्टर होता है वो डॉक्टर क्या करेगा, यानी जो पशु की योनि होती है उस योनि में क्या करेगा, हाथ डालेगा और हाथ डाल के जो भी वीर्य होता है उसको वहां पर क्या कर देगा, यानी डाल देगा। तो वो विधि आपके कौन सी आ जाती है, योनि में हाथ विधि। लेकिन ये विधि क्या है, सर्वोत्तम नहीं है, यानी अच्छी विधि नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, योनि में हाथ डालने का मतलब क्या है, यानी वहां पर संक्रमण हो जाता है और उस संक्रमण के कारण ये विधि क्या है, दोषपूर्ण मानी गई है। नंबर 2 योनि में वीक्षण यंत्र विधि या योनि वीक्षण यंत्र विधि, यानी एक प्रकार का जो यंत्र होगा उस यंत्र के द्वारा अपने जो वीर्य होता है उस वीर्य को कहां छोड़ा जाता है, योनि में छोड़ा जाता है। और तीसरा आता है गुदा योनि विधि। तीसरी विधि कौन सी आती है, गुदा योनि विधि। गुदा योनि विधि। अब इसमें क्या होता है, यानी जो गुदा होता है उसमें हाथ डाल के, यानी जो भी यंत्र होता है उस यंत्र के माध्यम से योनि में क्या किया जाता है, यानी वीर्य छोड़ा जाता है। और आपके तीनों में से जो सर्वोत्तम विधि है वो सर्वोत्तम विधि कौन सी आ जाती है, गुदा योनि विधि। कौन सी आ जाती है, गुदा योनि विधि, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट, यानी अपने पास में जो वीर्य आता है उस वीर्य को संरक्षण अपने को करना है। क्या करना है, वीर्य को संरक्षण करना है। उस संरक्षण के लिए अपन क्या काम में ले, तो देखा होगा आपके यानी घर पे डॉक्टर आते हैं, उनके जो भी एक क्या होता है टैंक
टैंक सा लगा बंधा होता है, एक टंकी सी बंधी हुई होती है, उस टंकी में कौन सी गैस होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सीमन होता है, जो सीमन होता है वो उसमें गैस के उस पर क्या होता है, वो गैस उसको संरक्षित रखने का कार्य करती है। तो उस टंकी में क्या होता है, जो तरल नाइट्रोजन होती है, क्या होती है, तरल नाइट्रोजन होती है, वो तरल नाइट्रोजन भरी हुई होती है। तो यहाँ बता दीजिए आप तरल नाइट्रोजन, और तरल नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाई थी, और वहां पर आपके -196 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने एक टेम्परेचर आपको याद दिलाया था। तो वो का वो टेम्परेचर मैंने यहाँ वहां पर भी ये कहा था कि अपने एनिमल में भी काम में आएगा, तो यहाँ पर आ जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो तरल नाइट्रोजन का टेम्परेचर आ जाता है। अब यहाँ पर अपन क्या काम में ले सकते हैं, CO2 भी काम में ले सकते हैं, क्या काम में ले सकते हैं, CO2 भी काम में ले सकते हैं। इस CO2 का जो टेम्परेचर होगा, इस CO2 का जो टेम्परेचर होगा वो होगा -79 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में कितना, यानी 79 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किसका होगा, CO2 का होगा। इन दोनों कंडीशन में अपन क्या करते हैं, यानी वीर्य को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। इस जो तरल नाइट्रोजन होगा और CO2 होगी ठोस CO2 किस प्रकार की होती है, ठोस, और जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, तरल। इस कंडीशन में वीर्य जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट, यानी आपको क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि गाय भैंस और या भेड़ बकरी में वीर्य की कितनी मात्रा काम में लेनी चाहिए, तो यहां अपन बात करते हैं वीर्य की मात्रा। देखो वीर्य की मात्रा गाय और भैंस, जो गाय भैंस होती है उसमें समान रखी जाती है, और भेड़ बकरी में क्या होता है, अलग रखा जाता है। तो यदि आपको पूछा जाता है गाय भैंस के लिए, इसके लिए गाय भैंस के लिए, तो गाय भैंस के लिए बताना 0.5 से 2 ml कितना आता है आपके, 0.5 से 2 ml वीर्य अपने को जरूरत पड़ेगी अगर उसको गर्भित करवाने के लिए। और जो आपका यानी भेड़ बकरी होता है, उस भेड़ बकरी के लिए क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है, कितनी, 0.5, यानी 0.05 से लेके 0.1% मात्रा अपने को आवश्यक होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यानी जो आपका लिक्विड यहाँ पर देखो अपने सुरक्षित किया था -196 डिग्री सेंटीग्रेड और -79 डिग्री सेंटीग्रेड, इस वीर्य को अपने को क्या करना है, पिघलाना है, यानी अपने को पशु को गर्भित करना है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस वीर्य को पिघलाना है। तो उस वीर्य को पिघलाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, वीर्य को पिघलाने के लिए टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है, तो बताना है आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपके नॉर्मल जो टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वीर्य पिघल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पशुओं को जो गर्भित करवाने का जो सर्वोत्तम समय है, वो सर्वोत्तम समय कौन सा है, यानी पशु मध्य में आता है, मध्य में आने के कितने समय बाद में अपने को उसको गर्भित करवाना चाहिए, और यदि अपन उस समय में अपन उसको गर्भित करवाएंगे तो उसका जो गर्भ धारण करने की जो यानी सफलता प्रतिशत है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पशु जब आपके जो भी पशु है वो मध्य में आने के बाद में उसके जो 12 से 18 घंटे होते हैं, वो 12 से 18 घंटे क्या होते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। यानी उस कंडीशन में आप पशु को गर्भित करवाओगे, उस कंडीशन में क्या होता है, वो पशु क्या होता है, उसका गर्भ ठहर जाता है। तो बताना है पशुओं को गर्भित करवाने, पशुओं को मध्य में आने के 12 से 18 घंटे बाद, 12 से 18 घंटे बाद गर्भित करवाना चाहिए। आगे समझ में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको यहां से पूछा जाएगा कि पशु को गर्भित करवाने का जो सर्वोत्तम समय है वो सर्वोत्तम समय कौन सा है, कितने घंटे होते हैं। तो आपको बताना है मध्य में आने के बाद में
रखने का जो समय होता है वो सर्वोत्तम माना गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये बनता है कि जो भी आपका पशु है, बछड़ी होती है, वो बछड़ी कितनी उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती है। जो भी आपकी चाहे बछड़ी, अपन गाय की बात कर रहे हैं और यदि बात कर लेते हैं भैंस के, यानी उसको अपन बोलते हैं, मैंने बताया था वहां पर हिपर, क्या बोला था, उस शब्दावली जो पढ़ी थी उस शब्दावली में याद देखना हिपर शब्द अपने काम में लिया था। तो उस हिपर की यानी एज कितनी होनी चाहिए या कितना वजन उसमें होना चाहिए। तो बछिया की प्रजनन योग्य उम्र, बछिया की प्रजनन योग्य उम्र, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपकी बच्चिया है उसकी प्रजनन योग्य उम्र कितनी होनी चाहिए, या तो 3 वर्ष, कितनी होनी चाहिए, 3 वर्ष, या फिर आपका उसका जो शरीर भार है वो कितना होना चाहिए, 300 केजी, कितना होना चाहिए, 300 केजी। यानी जो भी आपकी हिपर है उस हिपर का वजन 300 केजी हो जाता है, उस कंडीशन में आपको उसको गर्भित करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि आपने पशु को गर्भित भी करवा दिया, गर्भित करवाने के कितने समय बाद में अपने को गर्भधारण की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि अपना पशु गर्भित है या नहीं है। अपन कैसे पता लगाए कि अपना पशु गर्भित है या नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, यानी एक आपकी विधि होती है, उस विधि का नाम है रेक्टल पाल्पेशन। कौन सी विधि, रेक्टल पाल्पेशन विधि। उस रेक्टल पाल्पेशन विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, उस गर्भधारण की पुष्टि कर लेते हैं। तो यहां बता दीजिए आप, पशु को गर्भित करवाने के 60 दिन बाद, कितने दिन बाद, 60 दिन, 60 दिन का मतलब 2 महीने, तो 60 दिन के बाद गर्भधारण की पुष्टि करनी चाहिए। गर्भधारण की पुष्टि करनी अपने को चाहिए, यानी उसका पता अपने को लगा लेना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं विधि का नाम, कि कौन सी विधि के द्वारा आप गर्भधारण का पता लगाओगे। तो विधि का नाम है रेक्टल पाल्पेशन विधि। विधि का नाम क्या है, रेक्टल पाल्पेशन विधि। इस रेक्टल पाल्पेशन विधि के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, गर्भधारण की पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन से आंसर ये बनेगा कठिन गर्भाधान से, अपने जो पशु होता है उस पशु के मध्यकाल का अपन पता कैसे लगाएं, मध्यकाल का पता कैसे लगाएं। तो मध्यकाल का पता लगाने के लिए क्या करते हैं अपन, जो टीजर बुल होता है, मध्यकाल का पता लगाने के लिए टीजर बुल का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हो, टीजर बुल का प्रयोग करते हो। ठीक है, यहाँ के जो मैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कि आपके जो भी मध्यकाल है उस मध्यकाल का पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, टीजर बुल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यानी जो क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट वो आता है आपके, या तो आप बोलते हो उसको शर्मिली गाय, क्या बोलते हो, शर्मिली गाय। इंग्लिश में शब्द आता है सेफ ब्रीडर, इंग्लिश का नाम क्या है, सेफ ब्रीडर। क्या होता है शर्मिली गाय या सेफ ब्रीडर, सेफ ब्रीडर, या इसको अपन हिंदी में कहते हैं शर्मिली गाय। देखो इस शब्द का मतलब ये होता है कि चाहे ले लो गाय की बात कर ले चाहे भैंस की बात कर ले, अपन बात कर रहे हैं दोनों मवेशियों की। ठीक है, तो जो शर्मिली गाय है उसका मतलब ये होता है कि अपने जो पशु होता है उस पशु को, यानी क्या होता है, वो मध्य में तो आती है लेकिन मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं करती है। मध्य में तो आती है लेकिन मध्यकाल के लक्षण कभी कभी प्रकट नहीं करती है, वो यानी पशु क्या कहलाता है, शर्मिली गाय। तो मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं करती। और मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं करने वाली जो भी आपकी गाय या भैंस होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, शर्मिली गाय या सेफ ब्रीडर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर
एक थोड़ा सा आपको यानी क्या होगा, यानी दिमाग लगाना पड़ेगा, और जो दुष्टांत आएगा वो ये आएगा कि से ब्रीडर का एग्जाम्पल है। अब देखो आपको हिंदी में जो क्वेश्चन आएगा शर्मिली गाय का उदाहरण है, आप डायरेक्ट क्या क्या दे दोगे उदाहरण गाय, लेकिन यहाँ पर गाय एग्जाम्पल ना आके यहाँ एग्जाम्पल आता है भैंस का। किसका एग्जाम्पल आता है? भैंस का। कि भैंस क्या होती है, मद में तो आती है लेकिन मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शर्मिली गाय का उदाहरण है, उस कंडीशन में आपको क्या बताना है? भैंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए साइलेंट हीट। नेक्स्ट जो शब्द आया आपके पास में वो शब्द क्या आया? साइलेंट हीट, यानी शांत मध्यकाल। शांत मध, साइलेंट हीट या शांत जो मद होता है वो शांत मद क्या होता है? तो वह मादा शांत यानी जो साइलेंट हीट है, तो साइलेंट हीट का मतलब क्या होता है कि वह मध्यकाल जिसमें मद के लक्षण प्रकट नहीं होते, यानी मध्यकाल का वह पीरियड, मध्यकाल का वह पीरियड जिसमें मद के लक्षण प्रकट नहीं होते। वह पीरियड जिसमें मद के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं वो मध्यकाल क्या कहलाता है? यानी आपके साइलेंट हीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चल उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपने ये तो आता है कृत्रिम गर्भाधान हो जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के बाद में छोटी छोटी दो तीन चीजें हैं, वो चीज आप देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट आता है अपने पास में वेलोइंग। नेक्स्ट शब्द अपने पास में क्या आया? वेलोइंग। इस वेलोइंग का मतलब होता है जो भी गाय भैंस होती है उस भैंस के जो नहाने की या तैरने की जो क्रिया होती है, देखते हो आप कि जो भैंस होती है वो कीचड़ में क्या होती है या पानी में क्या होती है? तैरती है या नहाती है। उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? वेलोइंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बता दीजिए भैंस के पानी में तैरने व नहाने की क्रिया, तैरने व नहाने की क्रिया क्या कहलाएगी? वेलोइंग कहलाएगी। क्वेश्चन से यहां से बिल्कुल क्या होता है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पशुओं में खुरहरा। पशुओं में खुरहरा, पशुओं में खुरहरा का मतलब ये खुरहरा क्या चीज है? तो आप क्या करते हो? गाय भैंस को नहलाते हो, नहलाते यानी अपन नहलाते हैं, उसमें नहलाते क्यों है? उसमें क्या है, यानी जो भी आपके कीटाणु वगैरह है उसको दूर करने के लिए। दूसरी चीज उसकी सफाई अच्छी हो जाए, यानी बाल चमकदार लगेंगे अपने। तो उद्देश्य अपना था कि उसको जो साफ करना है या उसके बाल चमकदार दिखाने के लिए, उस कंडीशन में स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? उसको नहलाते हैं, उसको साफ करते हैं, और साफ करने की क्रिया क्या कहलाती है? खुरहरा कहलाती है। तो सफाई करना या जो सफाई की क्रिया होता है वो क्या कहलाती है? आपके खुरहरा कहलाती है। और उसका उद्देश्य क्या होता है? मैंने बता दिया कि खुरहरा यानी बाल मुलायम, दूसरी चीज चमकदार, रक्त संचार में क्या होगी? वृद्धि होगी। अरे अपन पशु को नहलाएंगे, साफ करेंगे तो उसमें क्या होगा? रक्त संचार की वृद्धि होगी। तो यहां बता दीजिए इसका उद्देश्य है बाल चमकदार, स्वच्छ दूध उत्पादन, स्वच्छ दूध उत्पादन, रक्त संचार में वृद्धि आदि। खुरहरा का मतलब क्या होता है? उसकी सफाई करना। खुरहरा का मतलब क्या था? उसकी सफाई करना। ये तो आपके क्या हो जाता है, यानी इसके अंतर्गत जनरल चीजें जो भी थी वो आ गई। अब बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट, यानी पशुओं का वर्गीकरण। अपन क्या देख रहे हैं नेक्स्ट? पशुओं का वर्गीकरण। कोई भी चीज हो यदि आपके समझ में नहीं आ रही हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो।
पशुओं का वर्गीकरण। देखो पशुओं का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं अपन, तो एक तो क्या होता है जुगाली करने वाला पशु होता है, एक तो क्या होता है जुगाली करने वाला पशु होता है जिसको अपन क्या कहते हैं रोमंथी पशु। दूसरी चीज कई पशु ऐसे होते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो चीज आ गई अरोमंथी। और कुछ पशु ऐसे होते हैं जो दोनों चीज यानी उसमें क्या होता है एक जो पेट होता है वो पेट का उसमें 4 भाग उपस्थित होते हैं पशुओं में। तो एक देखो 4 भाग कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। पहला भाग होता है रुमेन, दूसरा भाग होता है रेटिकुलम, तीसरा भाग होता है एगोमेजम और चौथा होता है ओमेजम। ये 4 भाग होते हैं। तो जो तीसरा वर्गीकरण मैंने आपको बताया मैंने कि जो सूडो रुमिनेंट होते हैं आभासी, ठीक है, आभासी जो रोमंथी होते हैं उन आभासी रोमंथियों में क्या होता है पेट के जो 4 भाग है उनमें से एक अनुपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है आभासी यानी आपके रुमिनेंट यानी सूडो रुमिनेंट, ठीक है। चलो तो अपन इसके पशुओं का जो वर्गीकरण है इसके अंतर्गत अपन देख लेते हैं। पहला आता है अपने रोमंथी पशु। पहला कौन सा आ गया आपके रोमंथी पशु। रोमंथी पशु का मतलब जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, क्या होते हैं जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो पशु क्या कहलाते हैं आपके रोगाल यानी रोमंथी पशु कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो भी रोमंथी पशु है उन रोमंथी पशुओं का क्या होता है पेट 4 भागों में विभाजित होता है। पेट कितने भागों में विभाजित होता है 4 भागों में विभाजित होता है। और 4 भाग कौन कौन से हैं तो पहला आपका बता दीजिए यानी रूमेन, पहला कौन सा आता है रूमेन, ठीक है। इसके बाद में दूसरा यानी यहाँ पे एक चीज और पूछी जाएगी कि चारों में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो यहाँ पर चारों में से सबसे बड़ा भाग है वो रूमेन ही होता है। क्या होता है रूमेन होता है। उसके बाद में नंबर 2 के ऊपर अपन देखते हैं रेटिकुलम। दूसरा भाग कौन सा आता है आपके रेटिकुलम। तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा आता है एगोमेजम। तीसरा कौन सा आता है एगोमेजम। तीसरा आ गया एगोमेजम। और एगोमेजम होता है वो क्या होता है ट्रू स्टोमेच होता है। क्या होता है ट्रू स्टोमेच, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 के ऊपर अपन बात कर लेते हैं ओमेजम। ये 4 भाग अपन ने देखे, एक आया रूमेन, दूसरा आया रेटिकुलम, तीसरा आया एगोमेजम और चौथा आ गया ओमेजम। अब इसके अंतर्गत अपने को एग्जाम्पल देखने हैं यानी जो भी आपके रोमंथी पशु हैं उन रोमंथी पशुओं के अंतर्गत आपको क्या पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि कौन सा पशु आपका रोमंथी है। तो आपके बता दीजिए गाय क्या करती है जुगाली करती है, दूसरा भैंस अपनी जुगाली करती है, तीसरा आ गया भेड़ यानी भेड़ भी क्या करती है जुगाली करती है, चौथा एग्जाम्पल बकरी आ गया, पांचवा एग्जाम्पल जो आपकी नीलगाय होती है क्या होता है नीलगाय, ये नीलगाय भी क्या करती है यानी जुगाली करता है। और उसके बाद में आपके नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने देखा वो नेक्स्ट एग्जांपल अपन इसके अंतर्गत क्या देख लिया जिराफ देख लिया। तो ये 6 एग्जांपल आए वो किसके अंतर्गत आ गए रोमंथी पशुओं के अंतर्गत आ गए यानी जो जुगाली करने वाले पशु हैं उन्हें जुगाली करने वाले पशुओं के अंतर्गत आ गए। अब आते हैं नंबर 2 के ऊपर अरोमंथी पशु। दूसरा क्या आता है अरोमंथी पशु। अरोमंथी पशु का मतलब यानी जो जुगाली नहीं करते, जुगाली नहीं करने वाले जो पशु होते हैं वो जुगाली नहीं करने वाले पशु क्या कहलाते हैं अरोमंथी पशु कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए आप जुगाली नहीं करने वाले पशुओं के अंतर्गत जैसे हाथी आ गया आपके पास में, एग्जाम्पल अपन ने क्या देखा हाथी एग्जाम्पल अपन ने देखा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ने क्या देख लिया जैसे खरगोश है, ठीक है। तो ये खरगोश भी क्या करता है यानी जुगाली नहीं करता। उसके बाद अपन बात करते हैं सुअर की। किसकी बात कर रहे हैं सुअर की। सुअर भी क्या करता है जुगाली नहीं करता है। फिर देखते हैं घोड़ा, देखा है क्या कभी घोड़े को जुगाली करते हुए नहीं, घोड़ा कभी जुगाली नहीं करता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है अरोमंथी पशु के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो तीसरा आता है वो तीसरा आता है आभासी रोमंथी।
तीसरा अपना पास कौन सा है? आभासी रोमंती। आभासी रोमंती को इंग्लिश में कहते हैं सूडो रूमिनेंट। सूडो रूमिनेंट यानी इसके अंतर्गत आएगा एग्जाम्पल ऊंट। कौन सा आ गया? ऊंट। अब देखो आभासी रोमंती में के अंतर्गत क्या होते हैं, यानी पेट 3 भागों में विभाजित होता है। 4 भाग यहाँ थे, कौन कौन से? रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम और ओमेजम। बाकी सभी पशुओं का जो पेट होता है वो 4 भागों में विभाजित होता है, लेकिन जो ऊंट होता है उस ऊंट का कौन, यानी 3 ही भाग होते हैं, तो 3 भागों यानी चारों में से कौन सा अनुपस्थित होता है? तो यहाँ आपको बताना ओमेजम। कौन सा बताना है? ओमेजम अनुपस्थित होता है। यानी यहाँ पर 3 ही भाग आ गए, और 3 भाग कौन से आ गए? रूमेन आ गया, रेटिकुलम आ गया, और तीसरा एबोमेजम आ गया। ओमेजम यहाँ पर अनुपस्थित हो गया। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं पशु आहार। यानी अपन पशुओं को आहार खिलाएंगे तो वो आहार कितना कितना अपने को देना चाहिए। मैंने क्या कहा था, अपन ने पढ़ा था ना कि पशुओं का वजन अपने को करना है, पशुओं का भार ज्ञात करना है। पशुओं का भार अपन ने ज्ञात क्यों किया था? दाना और चारा देने के लिए ही किया था, और वो दाना और चारा अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं पशु आहार। ठीक है, देखो पशु आहार के अंतर्गत आपको क्या करना है, 2 चीजें काम में लेनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो आपको शुष्क पदार्थ काम में लेना है। क्या काम में लेना है? शुष्क पदार्थ यानी सूखा पदार्थ काम में लेना है। दूसरी चीज आप क्या करोगे, हरा चारा भी काम में लोगे। दूसरी चीज क्या काम में लोगे? हरा चारा भी अपन काम में लेते हैं। यानी 2 चीजें अपने पास में आ गई। नंबर 1 आपके शुष्क पदार्थ आ गया, और नंबर 2 क्या आ गया, यानी आपके हरा चारा आ गया। अब इनके अंतर्गत आपको क्या करना है, यानी शुष्क पदार्थ का सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? शुष्क पदार्थ की बात कर रहे हैं। इस शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग, 1/3 भाग तो अपने को क्या करना चाहिए? दाना काम में लेना चाहिए। क्या काम में लेना चाहिए? दाना काम में लेना चाहिए। और जो 2/3 भाग बच गया वो 2/3 भाग अपन चारा काम में ले लेंगे। क्या काम में ले लेंगे? चारा काम में ले लेंगे। ठीक है, यानी शुष्क पदार्थ के अंतर्गत क्वेश्चन यदि आपको पूछता है कि शुष्क पदार्थ के अंतर्गत चारा और दाने का अनुपात बताइए, तो 1/3 भाग दाना और 2/3 भाग क्या होता है? चारा होता है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर दाने की। दाना जो खिलाएंगे उस दाने के अंतर्गत क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो देखो जो दाना होता है उस दाने के अंतर्गत 40% तो क्या होना चाहिए? अनाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनाज होना चाहिए। 40% क्या होना चाहिए? दाल, जो दाल है वो दाल होनी चाहिए। समझ गए? और 20% जो भाग बचा वो 20% भाग क्या होना चाहिए? चोकर होना चाहिए। क्या अपने को, यानी जो भी दाना है उस दाने का 40% भाग अनाज होना चाहिए। उसके बाद में 40% भाग जो अपन दाल कह सकते हैं या खली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खलियां। यहाँ दाल का शब्द यूज न करके यहाँ खलियां शब्द यूज करो, तो 40% खलियां और 20% चोकर अपन यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं, ये तो अपन ने बता दिया कि कितना कितना भाग अपने को काम में लेना है। अब यहाँ अपन ये बताएंगे कि किस पशु को कितना अपने को दाना देना चाहिए। दाना मिश्रण नेक्स्ट आ जाता है इसी के अंतर्गत, दाना मिश्रण। देखो दाना मिश्रण के अंतर्गत आपको क्या करना है कि कितना यूज में लेना है, दाना कितना काम में लेना है। तो सबसे पहले दाना क्या करते हैं अपन 3-4 प्रकार से निर्धारित करेंगे। नंबर 1 उसके जीवन निर्वाह के लिए। किसके लिए? जीवन निर्वाह के लिए। अरे पशु को क्या करना, यानी उसका पशु को लाइफ साइकिल जीनी है, जीवन जीना है। उस जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? दाने की आवश्यकता होती है। तो वहां अपने को कितना दाना की आवश्यकता होती है? तो यहाँ आप बता दीजिए 1 kg दाना अपने को यहाँ पर देना चाहिए। किसके लिए? लाइफ साइकिल के लिए। नंबर 2 पशु क्या है? गर्भित है, यानी गाभिन अवस्था के ऊपर।
गाभिन अवस्था कितनी? 5 माह बाद में, 5 माह बाद। यदि पशु क्या है, गर्भित है और वो कितने समय की है, 5 महीने से ज्यादा की है, उस कंडीशन में पशु को क्या करना चाहिए, 1 केजी दाना मिश्रण देना चाहिए। पशु, अपना पशु क्या है, गर्भित है और गर्भित की कंडीशन में अपने को क्या करना है, 1 केजी दाना मिश्रण देना है। नेक्स्ट आते हैं दूध उत्पादन पर। नेक्स्ट अपने देखते हैं किस पर, दूध उत्पादन पर। देखो दूध उत्पादन के लिए गाय और भैंस का अलग अलग याद रखोगे। यदि गाय, कौन, गाय अपने पास में 2.5 लीटर दूध दे रही है, कितना दूध दे रही है, 2.5 लीटर दूध दे रही है, उस कंडीशन में उसको दाना मिश्रण कितना देना चाहिए, 1 केजी देना चाहिए। और बात करते हैं भैंस की। यदि भैंस यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताने में गलत बता दिया मैंने। देखो यदि गाय कितना 3 लीटर दूध दे रही है, उस कंडीशन में कितना देना चाहिए, 1 केजी देना चाहिए। और यदि भैंस 2.5 लीटर दे रही है, उस 2.5 लीटर की कंडीशन में भी उसको कितना मिलना चाहिए, 1 केजी मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में कि गाय 3 लीटर दूध उत्पादन में कितना दोगे, 1 केजी दोगे, और भैंस को 2.5 लीटर दूध उत्पादन में कितना दोगे, 1 केजी दोगे। इसके बाद आते हैं अपने जो भी आपका प्रजनन के लिए अपन काम में लेते हैं, यानी साधारण भाषा में अपन क्या बोलते हैं, उसको सांड बोलते हैं। जो भी प्रजनन के लिए काम में लिया जाता पशु, उस पशु को अपने को अलग यानी कितना केजी दाना देना चाहिए, तो बता दीजिए 2 से 3 केजी दाना देना चाहिए। कितना देना चाहिए, 2 से 3 केजी दाना प्रतिदिन देना यहाँ पर आवश्यक होता है। इसी प्रकार जो कृषि कार्यों के लिए बैल काम में लिए जाते हैं, इसके लिए कृषि कार्यों के लिए जो बैल काम में लिए जाते हैं, उन बैल को अपने को क्या करना चाहिए, 1 से 3 केजी दाना मिश्रण देना चाहिए। अलग अलग चीज पूछी जा सकती है आपको कि पशु को, यानी क्वेश्चन दे दिया आपके पास में, एक गाय क्या है 5 लीटर दूध देती है, जो क्या है 7 महीने की गर्भित है, उस कंडीशन में दाना मिश्रण की मात्रा बताइए। तो देखो यहाँ पर दूध कितना दे रही है, 5 लीटर दे रही है। कितना दे रही है, 5 लीटर दे रही है। दूसरी चीज आ गई अपने पास में, कितने माह की गर्भित बताई, 7 माह की गर्भित बताई। तो ये अपने पास में 2 चीजें आ गई। तीसरी चीज अपने पास में यहाँ पड़ी है बुद्धि, जीवन निर्वाह के लिए 1 केजी। तो जीवन निर्वाह के लिए कितना आ गया, 1 केजी आ गया। 7 महीने की है, इट मींस यहाँ पर 1 केजी आ गया। ठीक है, 2 केजी तो आपकी ये चीज हो गई। अब आते हैं दूध उत्पादन के ऊपर। दूध उत्पादन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, गाय 3 लीटर दूध देती है, उस कंडीशन में अपने को 1 केजी देना चाहिए। दे कितना रही है, 5 लीटर दे रही है। समथिंग यानी एक आपकी कितना आ जाएगा, लगभग 1.5 केजी से ऊपर आएगा। ऐसे मान लीजिए 1.25 केजी। ठीक है, ये आपके पास में वो निकाल लेना। तो यहाँ पर अब मैं सिंपल डायरेक्ट बताता हूँ, 1, 2, 3 और 3.75 केजी क्या जाता है, दाना मिश्रण आ जाता है। ठीक है, चलो ये तो बात आ गई दाना मिश्रण की। अब बात करते हैं अपन चारा, किसकी बात कर रहे हैं, चारा जो शुद्ध पदार्थ अपने पास में आएगा चारा, उस चारे की कितनी मात्रा अपने को काम में लेनी चाहिए। गाय के लिए अलग मात्रा आएगी और भैंस के लिए अलग मात्रा आएगी। देखिए चारा मिश्रण की बात करते हैं, तो चारा मिश्रण के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, 100 केजी शरीर भार है किसका, कोई भी गाय का। यदि 100 केजी शरीर भार ये 100 केजी शरीर भार किसका है, गाय का, और यही 100 केजी शरीर भार क्या है, भैंस का है। तो 100 केजी शरीर भार पर अपने को गाय को कितना चारा खिलाना चाहिए, ये चीज अपने को देखनी है। तो यहाँ देखना कि 100 केजी शरीर भार पर गाय को 2.5 केजी चारा खिलाना चाहिए। कितना केजी चारा खिलाना चाहिए, 2.5 केजी चारा खिलाना चाहिए। लेकिन भैंस का क्या होता है, अलग होता है। 100 केजी शरीर भार पर भैंस को अपन क्या करते हैं, 3 केजी चारा देते हैं। कितना देते हैं, 3 केजी चारा देते हैं। उल्टा आ रहा है दोनों में, दूध उत्पादन पर थोड़ा सा अलग चीज आ रही है और अपने जो नॉर्मल चारा काम में ले रहे हैं वहां पर थोड़ा अलग आ रहा है। गाय 3 लीटर दूध देगी तो 1 केजी दाना मिश्रण दोगे, भैंस
2.5 लीटर दूध देगी तो 1 केजी दाना मिश्रण देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि 100 केजी शरीर भार पर 2.5 केजी अपने को चारा किसको देना चाहिए, गाय को देना चाहिए। और भैंस को कितना देना चाहिए, यानी 100 केजी शरीर भार पर 3 केजी अपने को चारा देना चाहिए। ठीक है, ये आपके समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं अपन चारा और दाना में जो भी टिडियन है या आपके जो रेशा है उसकी मात्रा कितनी सी होती है। एक तरफ तो लिख दीजिए टिडियन, टिडियन को कहते हैं प्राच्य पदार्थ, और एक तरफ लिख दीजिए रेशा। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। देखनी किसमें है, एक तो देखनी है दाने में, तो दाना लिख दीजिए। दूसरी चीज किसमें देखनी है, चारे में। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चारे में टिडियन कितना होता है, चारे में रेशा कितना होता है, दाने में टिडियन कितना होता है और रेशा कितना होता है। तो देखो जो टिडियन होता है वो टिडियन क्या होता है, 60 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, 60 के अंतर्गत आता है। और जो रेशा आएगा वो रेशा क्या होगा, 18 से कम या ज्यादा होगा। सो टिडियन 60 से कम या ज्यादा और रेशा 18 से कम या ज्यादा। अब यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि किसमें कम या ज्यादा होगा, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर दाना, पहले दाना देखिए, दाने में क्या होगा, रेशा कम होगा। दाने में क्या होता है, रेशा कम होता है। ये 18 से कम क्या हो जाएगा, रेशा हो जाएगा। टिडियन अपने आप में क्या हो गया, बढ़ गया, कितना, 60 से अधिक। दूसरी चीज चारा है, चारे में हमेशा क्या होता है, रेशा ज्यादा होता है। रेशा ज्यादा होता है तो लगा दीजिए 18 से ज्यादा। टिडियन हमेशा अपने आप में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चारे और जो भी दाना था उसमें टिडियन और रेशा अपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपने, यानी एक आपने जो भी आपके हरे चारे को संग्रहित करने की विधियां हैं वो चीज आपको पूछ ली जाती हैं। तो नेक्स्ट आता है हरे चारे को संग्रहित करने की विधियां। हरे चारे को संग्रहित करने की विधियां। हरे चारे को अपन 2 विधियों के द्वारा संग्रहित कर सकते हैं, यानी उसको संरक्षित कर सकते हैं। एक आपका आता है हे और दूसरा आपका आता है साइलेज। एक तो आपके साथ कौन सा आ गया, हे, और दूसरा क्या आ गया, साइलेज। देखो यहाँ पर हे जो चीज आती है, इसी हे में अपन क्या करते हैं, हरे चारे को उसकी पुष्पन अवस्था पर काट कर सुखा लेते हैं। हरे चारे को पुष्पन अवस्था पर काटकर सुखाना, वो तो क्या कहलाता है, हे कहलाता है। अरे देखा होगा, आजकल तो चलो नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में क्या था, यानी अपने जो घास फूस होता था उस घास फूस को क्या किया जाता था, यानी काटा जाता था और उस काट कर क्या कर लिया जाता था, उसको सुखा लिया जाता था। वो क्या है आपके पास में, हे आ गया। क्या आ गया, हे आ गया। यहाँ आपको ये बताना कि यानी हे में कितने % नमी होती है और कितना % शुष्क पदार्थ होता है। 2 चीजें आपको पूछी जाएगी, एक तो नमी पूछी जाएगी और दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी, शुष्क पदार्थ कितना होता है। तो जो भी हे है उस हे में क्या होता है, 16% से कम नमी पाई जाती है। कितनी कम पाई जाती है, 16% से कम नमी पाई जाती है। बच गया क्या, लगभग 80 से 85% बच गया। तो 80 से 85% क्या आ गया अपने पास में, शुष्क पदार्थ आ गया। क्या आ गया, शुष्क पदार्थ। तो हे क्या था, हरे चारे को पुष्पन अवस्था पर काटकर सुखाना, हे कहलाता है। नमी कितनी होती है, 16% से कम, और शुष्क पदार्थ कितना होता है, 80 से 85% होता है। फिर बात करते हैं सर्वोत्तम हे किससे बनाई जाती है। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या हे के लिए सर्वोत्तम फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जो सर्वोत्तम फसलें होती है वो होती है रिंजका बरसीम। कौन सी होती है, रिंजका बरसीम। मोस्टली आपको बताना है कि अपन रिंजका और बरसीम से क्या कर सकते हैं, सर्वोत्तम हे बना सकते हैं। इसके अलावा अपन सोयाबीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं, सोयाबीन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लोबिया का प्रयोग भी यहाँ पर अपन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वोत्तम हे बनाने के लिए किस फसल का प्रयोग किया जाता है, तो रिंजका, बरसीम, सोयाबीन और लोबिया का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है।
उसके बाद आता है अपने पास में नेक्स्ट साइलेज। कौन सा आ गया? साइलेज। देखो साइलेज क्या होता है, वो ये हरा चारा तो किस प्रकार का था? हरा ही था, लेकिन उस हरे चारे को अपन क्या करेंगे? प्राकृतिक रूप से हवा रहित जो गड्ढे होंगे उस गड्ढों में क्या करेंगे? यानी संग्रहित करेंगे, उसको अपन क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं। या तो अपन काट कर उसको सुखा रहे हैं डायरेक्ट, तो वो तो आ जाता है, लेकिन हवा रहित गड्ढों में संग्रहित करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? साइलेज कहलाती है। तो यहां बता दीजिए, हरे चारे को हवा रहित गड्ढों में संग्रहित करने की क्रिया, हमारे गड्ढों में संग्रहित करने की क्रिया क्या कहलाती है? साइलेज कहलाती है। दूसरी बात, जो गड्ढा आपने काम में लिया, जो गड्ढा आपने काम में लिया, गड्ढा किस नाम से जाना जाता है? तो ये गड्ढा साइलो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साइलो के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं साइलेज का पीएच कितना होता है। फिर यहाँ पूछा जाता है नेक्स्ट, साइलेज का पीएच। तो आपको साइलेज का पीएच कितना बताना है? 4, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट देखिए, जो साइलेज और साइलेज है उसमें शुष्क पदार्थ और नमी पूछी जाएगी, तो शुष्क पदार्थ साइलेज में कितना होता है? 60%। साइलेज में शुष्क पदार्थ तो कितना होता है? 60% होता है। और नमी बची, वो नमी कितनी बच गई? 30 से 40%। कितना बच गया? 30 से 40% नमी बच गई। फिर बात कर लेते हैं साइलेज के लिए सर्वोत्तम फसलें, यानी कौन कौन सी फसलों से अपन साइलेज तैयार कर सकते हैं। तो मक्का, जवार, बाजरा से अपन क्या कर सकते हैं? साइलेज तैयार कर सकते हैं। मक्का, जवार, बाजरा, इन तीनों क्रॉप से अपन क्या कर सकते हैं? साइलेज तैयार कर सकते हैं। सर्वोत्तम उदाहरण पूछा जाता है मक्का बताना, यहाँ पर सर्वोत्तम उदाहरण पूछा जाता है रिंझका बताना है। ठीक है, ये तो अपने पास में क्या आ जाता है? और साइलेज आ जाता है। अब इसके बाद में अपन एक चीज और देख लेते हैं, नेक्स्ट ऊंट का आहार, क्योंकि अपने पास में क्या है? ऊंट भी है, तो उस ऊंट का आहार कितना होना चाहिए? ऊंट को अपन अपने को क्या क्या देना है, कितना सा अपने को देना है। ऊंट का आहार, देखो ऊंट के आहार के लिए उसकी आयु के आधार पर उसको अपन देंगे। तो एक तरफ आयु लिख दीजिए, एक तरफ चारा लिख दीजिए, और एक तरफ अपने को दाना लिखना है, क्योंकि अपन दाना और चारा ही तो देंगे। ये कितना का मात्रा में देंगे? उसकी आयु के अनुसार। देखिए आयु है उसकी 1 वर्ष, ऊंट की आयु कितनी है? 1 वर्ष। उस कंडीशन में उसको 2.5 kg चारा देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 2.5 kg चारा देना चाहिए। और दाना कितना देना चाहिए? 0.5 kg, यानी आधा kg अपने को दाना देना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 1 से 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का ऊंट है, उस कंडीशन में मात्रा बढ़ा देते हैं। कितना करते हैं? 5 kg डबल कर देते हैं। और यहाँ पर भी क्या करते हैं? इसको डबल करते हैं, तो कितना आ जाता है? 1 kg आ जाता है। कितना आ गया? 1 kg आ गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट 2 से 3 वर्ष का ऊंट है, उस कंडीशन में अपने को चारा और दाना कितना देना चाहिए? तो चारा देना चाहिए 8 kg। कितना देना चाहिए? 8 kg। और दाना कितना देना चाहिए? 1.5 kg। चारा तो कितना हो गया? 8 kg, और दाना कितना हो गया अपने पास में? 1.5 kg हो गया। नेक्स्ट देखिए, अपना क्या है? 3 वर्ष से ज्यादा का पशु है, जो भी ऊंट है वो क्या है? 3 वर्ष से ज्यादा का है। उस कंडीशन में उसको 12 kg क्या करना चाहिए? अपने को चारा खिलाना चाहिए, और 3 kg अपने को उसको दाना देना चाहिए। ये चीज आ गई समझ में। उसके बाद देखते हैं, यानी प्रजनन के लिए जो अपन काम में लेते हैं नर, प्रजनन के लिए जो काम में ले रहे हैं, जो नर पशु काम में लेते हैं, उस नर पशु को अपने को 14 kg क्या देना चाहिए? चारा देना चाहिए, यानी 2 kg उससे अधिक देना चाहिए। दाना हमेशा क्या होता है? बराबर ही देना चाहिए, 3 kg। तो ये आपका क्या हो जाता है? जो जनरल एग्रीकल्चर है वो जनरल एग्रीकल्चर आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो भी अपने पशुपालन है, उस पशुपालन में अपन पढ़ेंगे मुर्गी पालन। ठीक है, ओके, थैंक यू।